गरीब भाभी के घर अमीर नंद की दिवाली। सुबह का समय है। लता अपने घर कच्चे आंगन में उपले बना रही है। चेहरे पर थकान के साथ चिंता झलक रही है। दिवाली सर पर आ गई है। सोचा था इस बार धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, मगर किशन जी मजदूरी करके जितना कमा कर लाते हैं उससे घर का राशन ही पूरा नहीं होता, तो दिवाली पर पकवान मिठाइयाँ कहाँ से बनाएंगे। अंधेरा ढलने वाला था तभी किशन थका हुआ मिट्टी में सना हुआ घर में आता है। लता, लगता है इस बार भी दिवाली पर बच्चों को कपड़े नहीं दिला पाऊंगा। काम धंधा बड़ा मंदा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दिवाली का बाजार लगाऊंगी। गोबर के कंडे बेचकर थोड़ी बहुत कमा लूंगी, ताकि बच्चों को थोड़ी मिठाई छुड़छुड़ी दिला दूंगी। बच्चे दिवाली मना लेंगे, हम भी खुश हो लेंगे। दोनों के चेहरे पर उदासी है। गरीब परिवारों में दशहरा दिवाली की खुशियां कहाँ होती हैं। जहां दोनों पति पत्नी चिंता में थे, दोनों बच्चे सोनू और गुड्डी दिवाली के सपने देख रहे हैं। भैया, इस बार दिवाली पर मम्मी पापा हमें भी नए कपड़े दिलवाने वाले हैं, फिर हमें ये फटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। हाँ, मैं तो पिताजी से खूब सारे पटाखे खरीदवाऊंगा। इस बार तो बुआ भी दिवाली पर आएंगी ना। तभी अमीर पड़ोसन परिधि फोन लेकर आती है। ये लो लता, तुम्हारी शहर वाली ननद का फोन आया है, तुमसे बात करना चाहती है। हेलो, कैसी हो नंदिनी? प्रणाम लता भाभी, मैं अच्छी हूँ। आप भैया और बच्चे कैसे हैं? हम सब भी ठीक है नंदिनी। अच्छा भाभी सुनिए ना, इस बार हम दिवाली पर घर आ रहे हैं। कितने साल हो गए हैं गांव की दिवाली देखे हुए, बच्चे भी घूम फिर लेंगे। गरीब हालातों की सोच कर लता ननद को मना करती है। ननद जी, तुम शहर के ऐशो आराम को छोड़ यहाँ कैसे आओगी, और बच्चों को तो गांव की आदत नहीं होगी ना। भाभी, बच्चे ही तो जिद लगाए बैठे हैं, मामा मामी के घर दिवाली मनाएंगे। मैंने सारी खरीदारी भी कर ली है। नंदिनी की बातों में खुशी झलकती देखकर लता उसे मना नहीं कर पाती है। दोनों किस कदर स्वागत करेंगे ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान थे। लता, तुम्हें नंदिनी को आने से मना कर देना चाहिए था। इस गरीबी में किस कदर हम खातिर भाव करेंगे। ननद जी बहुत खुश थी किशन जी, मैं कैसे मना करती। फिर दिवाली साल भर का त्योहार है, हम दोनों थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे। लता दिए बनाकर रोड साइड रखकर बेचने लगती है। किशन मजदूरी के साथ गाड़ी धोने का काम करने लगता है। दिवाली के दिए ले लो। ओ बहन जी, दिए खरीद लो, 10 के 12 दिए लगा दूंगी। ये मिट्टी के दिए तो ओल्ड फैशन हो गए, अब तो चाइनीज लाइट का जमाना है। ये बोलकर औरत लाइटों की दुकान पर चली जाती है। गिने चुने गरीब लोग ही दिया ले जाते हैं। लता घर आती है तो अपनी नंद नंदोई और बच्चों को आया हुआ देखती है। मम्मी देखो, बुआ हमारे लिए कितनी सारी मिठाइयाँ और नए नए कपड़े लाई हैं। इस साल मुझे फटी हुई फ्रॉक में दिवाली नहीं मनानी पड़ेगी। इतनी ज्यादा गरीबी देखकर ननद की आंखें भर आती हैं। बुआ, अब दिवाली तक रुकोगी ना हमारे घर? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस बार बुआ तुम्हारे साथ दिवाली मनाएगी। चलो अंदर चलते हैं। लता अपने पति को अलग से ले जाकर बोलती है। अजी, थोड़ी बहुत नमकीन बिस्कुट और रसगुल्ले ले आओ, नाश्ता पानी तो करवाना होगा। ये लो पैसे, दिए बेचकर 100 रुपए कमाए थे। तुमसे पैसे लेते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नंदिनी ऐसे मौके पर आई है जब हमारे हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं है। नंदिनी अपने गरीब भाई भाभी की बात सुन लेती है। उसे शादी से पहले के दिवाली के पुराने दिन याद आ जाते हैं। भाभी, ये फ्रॉक सूट मुझे पसंद आया, मैं दिवाली पर ये पहनना चाहती थी। भाभी, आप मेरे दिल की बात को कैसे जान लेती हैं? भाभी हूँ तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। कल दिवाली पर मैं हर साल की तरह इस बार भी अपनी प्यारी प्यारी ननद के मनपसंद के पकवान ही बनाऊंगी। लता अपने लिए किसी दिवाली पर कुछ भी नहीं खरीदती थी, लेकिन अपनी गरीब ननद की दिवाली को खुशियों से भर देती थी। गुजरे दिनों को याद करके नंदिनी भावुक हो जाती है और अपने पति से बात करती है। नंदिनी, मुझे खुशी होगी अगर हम भैया भाभी की किसी तरह से मदद कर पाए तो। दोनों बिना बताए बाजार जाते हैं और नंदिनी अपनी पसंद से साड़ी, चूड़ी, बिंदी, भाई के लिए कुर्ता पजामा, मिठाई, राशन, पानी भी घर में भरवाती है। किशन लाचार महसूस करते हुए कहता है, बहन, ये तेरी बड़ी गलत बात है। अपने भाई भाभी के घर आकर तू राशन पानी भरवाएगी, ये अच्छा थोड़े लगता है। भैया, क्या हम इस परिवार के नहीं हैं? आप दोनों ने भी तो नंदिनी के लिए कितना कुछ किया है, अब हमें थोड़ा कर लेने दीजिए। भाभी, सारी जिंदगी बहुत दुख झेल लिया आपने, अब खुश रहने की बारी है। ये तोहफा आपके लिए। लता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद नंदिनी, तुमने हमारी सूनी सी दिवाली को रोशनी से भर दिया। भाभी, आपने और भैया ने हमेशा अपनी खुशियां न्यौछावर करके मेरी दिवाली को खास बनाया, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता था? ये सब मैंने आपके और मेरे अपने भतीजे भतीजी के लिए खुशी के दिल से खरीदा है।
सोनू और गुड्डी अपने लिए नए कपड़े और खिलौने देखकर बेहद खुश थे। माँ देखो, मेरे पास इस बार कितने पटाखे हैं। इस बार हमारी दिवाली भी सबसे सुंदर होगी। थैंक यू बुआ, आपने हमें इतनी सारी खुशियाँ दी। दिवाली की रात आ जाती है। गरीब ननद भाभी घी के दिए जलाती हैं और दिवाली मनाती है। दीदी, आज आपने हमारे घर में जो रोशनी और खुशियां लाई हैं, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। आपने हमारी दिवाली को सच में खास बना दिया। भाभी, त्योहार का असली मतलब ही परिवार के साथ खुशियां बांटना है। आपने मेरे लिए हमेशा जो किया वो अब मैं आपकी सेवा में लौटा रही हूँ। ये तो मेरा फर्ज है। नंदिनी, आज तुमने हमें सिखा दिया कि रिश्तों में कोई ऊंच नीच नहीं होती। धन और दौलत तो केवल बाहरी चीजें हैं, असली दौलत तो अपनेपन और स्नेह में होती है। सभी मिलकर दिवाली की पूजा करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। बच्चे फुलझड़ियां और पटाखे जलाते हैं। सबकी आंखों में सच्ची खुशी झलकती है। बुआ, अब आप हर साल हमारे साथ दिवाली मनाने आओगी ना? हाँ मेरी प्यारी गुड्डी, अब से हर साल आपकी बुआ आपके साथ दिवाली मनाने आएगी। दिवाली का ये त्योहार नंदिनी और लता के जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आया। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए स्नेह और सम्मान बढ़ गया। इस दिवाली ने उन्हें सिखाया कि असली खुशियां दौलत में नहीं बल्कि रिश्तों के अपनत्व और प्यार में होती हैं। दिवाली की रात जब सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, नंदिनी और लता पुराने दिनों की बातें याद करने लगती हैं। भाभी, याद है जब मैं छोटी थी और दिवाली से पहले मेरे लिए पूरे घर को सजाया करती थी आप? कितना मेहनत करती थी ताकि मैं हमेशा खुश रहूं। आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। आज भी सब कुछ ऐसे ही याद है? अरे वो तो मेरा फर्ज था दीदी। जब आप छोटी थी तब से आपका ख्याल रखना मेरे लिए खुशी की बात थी। उस वक्त हमारे पास भले ही ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन अपनापन तो कभी कम ही नहीं हुआ। हाँ नंदिनी, लता हमेशा तुम्हारी फिक्र करती थी। दिवाली की मिठाइयाँ बनाने में भी इतनी मेहनत करती थी कि सब कुछ तुम्हारे मन का हो। ये सच्चा भाई बहन का प्यार ही है। इस दिवाली की रात ने नंदिनी और लता के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। दोनों के बीच बीते हुए समय की कड़वाहटें पिघल गईं और एक नई अपनत्व की शुरुआत हुई। नंदिनी ने महसूस किया कि उसके भाई और भाभी ने हमेशा उसे पूरे दिल से अपनाया और उसे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। दिवाली के दिन के बाद नंदिनी ने भाई और भाभी के जीवन को बेहतर बनाने की एक योजना बनाई। वो अपने पति के साथ बैठकर किशन के काम में मदद करने के बारे में बात करती है। राजीव, मैं सोच रही थी कि भाई को थोड़ा स्थायी काम दिलवा दूं ताकि उन्हें भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता ना रहे। ये बहुत अच्छा विचार है। भाई को भी हमें सहारा देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारा थोड़ा सा सहारा उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस दिवाली ने ना सिर्फ नंदिनी और लता के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि नंदिनी की मदद से किशन और लता को एक नई जिंदगी भी मिली। अब उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित था और उन सबके चेहरे पर एक सच्ची खुशी झलकती थी। दिवाली के बाद नंदिनी के लौटने का समय आ गया। लता और किशन उदास हैं, लेकिन दोनों के दिल में अपनत्व होता है। नंदिनी उनसे विदा ले रही है। दीदी, ये दिवाली हमारे लिए एक वरदान की तरह थी। आपने हमें सिर्फ त्योहार नहीं, हमारी जिंदगी में खुशियों का दिया जलाया। भाभी, तुमने हमेशा मुझे सिखाया कि त्याग और सेवा का असली मतलब क्या होता है। अब मैं भी यही सीख लेकर जा रही हूँ कि सच्चे रिश्ते ही सबसे बड़ा खजाना होते हैं। तुम्हारी वजह से ही आज हमारे घर की रोशनी और बढ़ गई है। हमेशा साथ रहना नंदिनी। हमें कभी भी ये मत महसूस होने देना कि हम अकेले हैं। नंदिनी की विदाई ने उन सबके दिलों को भावुक कर दिया। जाते जाते नंदिनी अपने गरीब भाई भाभी के जीवन में खुशियों की एक नई रोशनी फैला गई। अब उनके रिश्तों में और भी अधिक गहराई और सच्चाई थी। इस दिवाली ने सभी को ये सिखाया कि सच्चे रिश्ते ही असली दौलत है। जो परिवार के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी होता है। सरिता की 4 गर्भवती बहू थी और चारों ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनमें से 2 गरीब थी और 2 अमीर। जो गरीब बहू थी वह शादी के बाद अपने ससुराल अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई थी, जिसकी वजह से उनकी सास उन्हें बहुत ताने दिया करती थी और इसी का फायदा उठाकर 2 अमीर बहू उन्हें सुबह शाम ताने सुनाने लगती हैं। आज खाने में क्या बनाया है? आज खाने में तुरई की सब्जी और रोटी बनाई है। तुम हमेशा ये गरीबों वाला खाना क्यों बनाती हो? अरे इस घर के अंदर कभी अच्छा खाना बन सकता है या नहीं? जो माँ जी ने कहा था बस वही तो बनाया है। तभी वहां सरिता आ जाती है, जिसे देखते ही उसकी अमीर बहू उससे कहती है, माँ जी आपके रहते इस घर के अंदर हमें गरीबों वाला खाना खाना पड़ेगा। ऐसा खाना तो हमने अपने मायके में भी कभी नहीं खाया होगा। सरिता ये सुनते ही अपनी दोनों अमीर बहू से कहती है, बहू तुम दोनों को ये गरीबों वाला खाना खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो खाना स्पेशली मैं बनाऊंगी। लेकिन माँ जी मैंने तुरई की सब्जी बनाई है। तोरी की सब्जी बनाई है तो खुद ही खा लियो। और वैसे भी तुम जैसे गरीबों को ऐसा गरीब वाला खाना ही रास आता है।
सरिता ऐसा कहकर रसोई में जाती है और अपनी दोनों अमीर बहू के लिए बिरयानी और कोरमा बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है। ये खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। आज तो माँ जी सभी के लिए बिरयानी और कोरमा बना रही है। आज तो हमें खाने को बहुत स्वादिष्ट खाना मिलने वाला है। नताशा और प्रिया दोनों ही ये सब सुन लेती हैं। अरे तुम दोनों को क्या लगता है कि माँ जी तुम दोनों के लिए बना रही है? जिंदगी में जैसी मर्जी जियो, लेकिन वहम के साथ कभी मत जीना। नताशा के ये कहने पर आशा को बहुत बुरा लगता है। इस घर में तुम दोनों ही बहू नहीं हो, बल्कि हम दोनों भी हैं, और इस घर की चीजों पर जितना तुम्हारा हक है उतना हमारा भी हक है। हक तो तब होता ना जब तुम दहेज में कुछ लेकर आती। खाली झोला लेकर तुम इस घर के अंदर आ गई हो तो तुम्हें यह हक मिलने से रहा। यह सुनकर आंचल और आशा को भी और ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वह क्या ही कह पाती। बेचारी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कामों में लग जाती हैं। अरे यार बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो रसोई में जाकर देखते हैं खाने का बंदोबस्त हुआ या नहीं। हे भगवान, अब हमें रसोई में जाना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठ रही हूँ, माँ जी खुद ही परोस कर ले आएंगी। डाइनिंग टेबल पर प्रिया और नताशा दोनों ही बैठ जाती हैं और आवाज लगाकर अपनी सास से कहती हैं, माँ जी अभी और कितना समय लगेगा बिरयानी और कोरमा बनने में? हमारा यहाँ भूख से बहुत बुरा हाल हो रखा है। तभी सरिता बिरयानी और कोरमा लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और अपनी दोनों बहू को परोसना शुरू कर देती है। ये लो मेरी प्यारी बहू, चलो आराम से बैठकर खाओ। ये तुम्हारे लिए मैंने बिरयानी और कोरमा बनाया है। सरिता बहुत प्यार से गर्मा गर्म बिरयानी और कोरमा अपनी दोनों अमीर बहू को परोस रही होती है। इधर गरीब बहू बस घर की डस्टिंग करते हुए उन्हें देखती ही रह जाती है। उनके मन में भी बिरयानी और कोरमा खाने की इच्छा उठती है। माँ जी हमें भी बहुत जोरों से भूख लगी है, हम भी बैठकर खा लें क्या? थोड़ा सा काम ही रह गया, उसे बाद में कर लेंगे। हाँ माँ जी बहुत जोर से भूख लगी है। चुपचाप से घर के काम कर लो। काम चोरी तो तुम इतनी कर लेते हो और खाने के लिए हमेशा तैनात रहते हो। आंचल और आशा ये सुनते ही उदास हो जाते हैं और चुपचाप घर के कामों में लग जाते हैं। इधर प्रिया और नताशा दोनों ही सारी बिरयानी और कोरमा चट कर जाती हैं। काम खत्म करने के बाद आशा और आंचल रसोई में जाकर बिरयानी और कोरमा देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है जब एक ससुराल में दो बहू गरीब होती हैं और दो अमीर होती हैं, तो उनके बीच भेदभाव होता क्यों है? तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ हम चारों ही गर्भवती हैं, लेकिन देखो ना माँ जी तो हमारी तरफ देखते ही नहीं। हम तो जैसे उनके दुश्मन हैं। आज घर में बिरयानी और कोरमा बनाया गया है, लेकिन देखो हमारे लिए जरा भी नहीं रखा। अरे हम भी तो इस घर के वारिस को ही जन्म देने वाली हैं। अगर हर ससुराल में सास भेदभाव करना छोड़ दे तो हर बहू अपने घर में सुखी रहेगी, जैसे कि अमीर बहू इस घर के अंदर सुख से रह रही है। आंचल और आशा ऐसा एक दूसरे से कहकर अपनी परेशानियों को बांट रहे होते हैं, जिसके बाद वो अपने खाने के लिए तुरई और सूखी रोटी ले जाकर खा लेते हैं। ऐसे ही सुबह शाम उनके साथ खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। यही नहीं, सरिता अपनी अमीर बहू के लिए तो कुछ ना कुछ लाकर देती रहती, लेकिन गरीब बहू के लिए कभी कुछ नहीं लेकर आई। जैसे अमीर बहू को पेट की वजह से सोने में दिक्कत हो रही थी, तो वह दोनों के लिए प्रेगनेंसी पिलो लेकर आती है, जिससे उनकी परेशानी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ दोनों गरीब बहुओं को बरसात, धूप, गर्मी, हर मौसम में सारे काम करने पड़ते हैं। आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही। रोजाना सूखी रोटी और साधारण सब्जी से ये परेशानी हो रही है। तुम तो जानती हो ना, घर के काम नहीं करेंगे तो माँ जी कितना सुनाएंगी। ऊपर से अमीर बहू तो अपने कमरे में आराम करते करते खा खा कर फूल गई हैं। जरा उनका पेट देखो, हिलना भी नहीं चाहती वह। तभी सरिता आ जाती है। देखो तो कैसे पैर फैलाकर आराम कर रही हो तुम दोनों। अरे तुम्हें काम नहीं दिखाई दे रहा घर में? रसोई में सूखी रोटी रखी है, उसे खाकर जल्दी जल्दी काम करो। बस खाने को हो रही हो, इस घर के अंदर काम की तो हो ही नहीं। सरिता के ऐसे तड़कदार ताने सुनकर बेचारी दोनों गरीब बहू फौरन अपने बिस्तर से उठकर घर के कामों में लग जाती हैं, जबकि उनकी तबीयत खराब थी। इधर सरिता दूध का ग्लास जलेबी लेकर अपनी दोनों अमीर बहुओं के पास लेकर जाती है। ये लो तुम्हारे लिए केसर का दूध और जलेबी लेकर आई हूं, इसे पी लो। काफी देर लगा दी माँ जी आपने लेकर आने में, यहाँ हम भूख से परेशान हो रहे थे। चलो अब लेकर आई हो तो हमारे पास ही लाकर दे दो, हमारे अंदर उठने की हिम्मत तो है नहीं। सरिता उनके कहने पर उनके बिस्तर के पास टेबल पर उनका दूध का ग्लास और जलेबी रख देती है। इसके बाद वह दूध और जलेबी पीकर फिर से लेट जाती है।
ऐसे ही अमीर बहू खाना खाकर लेटे लेटे बहुत ज्यादा फैल जाती है। उनका मोटापा बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जब उनका 9वां महीना शुरू होता है तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उठने बैठने में, उन्हें हर चीज में परेशानी होती है। सरिता ही उन्हें सहारा लगाकर उठाती है, बाथरूम लेकर जाती है, लेकिन यहाँ 9वें महीने में भी गरीब बहू तरोताजा तंदुरुस्त रहती है और हर एक काम कर लेती है। जब चारों बहू को 9वें महीने में लेबर पेन शुरू होता है तो सरिता उन सभी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी अमीर बहू की डिलीवरी अच्छे से करना, जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। आपकी दोनों अमीर बहू की डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है। पहले तो इन्होंने खा खाकर अपना वजन इतना बढ़ा दिया है कि उन्हें बच्चे पैदा करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ऊपर से उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम न तो एक्सरसाइज की और न ही कोई घर का काम किया, जिसकी वजह से उनके शरीर की नसें भी खुली नहीं है। आपको इन सब चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए था। अगर इन केस प्रेगनेंसी में उनके बच्चों की जान को खतरा होता है तो ये अस्पताल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको पेपर पर साइन करना होगा। ये लीजिए। अपने सामने पेपर देखकर डॉक्टर की बात सुनते ही सरिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह इन सब में अपने आप को ही कसूरवार ठहराने लगती है। ये सब मेरी बहू के साथ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही अमीर और गरीब का फर्क रखा। जो अमीर थी उनको खाने में इतना कुछ दिया कि वो खा खा कर इतना ज्यादा फैल गई और अब उनकी प्रेगनेंसी में परेशानी आ रही है। और इन दोनों को तो मैंने खाने के लिए ही नहीं, बेचारी जैसे तैसे करके अपना गुजारा करती रही। सही कहते हैं, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है। इधर उसकी गरीब बहू होती है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और दोनों को बेटे पैदा होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू की डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा की जाती है। बहुत मुश्किल से डॉक्टर ऐसे माँ और बच्चों को बचा पाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद अमीर बहू का शरीर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उनका मोटापा बहुत ज्यादा फैल चुका था। ये सब मेरी वजह से हुआ है तुम दोनों के साथ, लेकिन आज के बाद मेरे लिए तुम चारों ही बराबर रहोगी और चारों को बराबर का खाना मिलेगा और चारों ही घर में बराबर काम भी करोगी। किसी को कम ज्यादा खाना नहीं मिलेगा और कोई कम ज्यादा काम नहीं करेगा। सरिता के फैसले से उसकी दोनों अमीर बहू का मोटापा घर के काम करने की वजह से कम हो जाता और सरिता रसोई अपनी गरीब बहू को सौंप देती है। वहीं अच्छा अच्छा जो भी खाना बनता सब मिलकर खाते हैं। अब किसी में कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा कैसे एक सास ने अमीर गरीब का फर्क करके अपनी ही बहुओं की सेहत खराब की। इसीलिए कहते हैं कि गर्भावस्था में हमेशा औरतों को एक्टिव रहना चाहिए। क्या आपकी सास ने भी आपके साथ ऐसा भेदभाव किया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।